जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो ये है दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट का RO का 2021 में जो पेपर हुआ है वो। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं आपको जीएस के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। जीएस का स्तर क्या रहता है, 200 सवाल आते हैं टोटल, ठीक है, जिनमें से मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, जीएस होती है। तो जीएस के ही खाली 133 सवाल आए हैं पिछली बार, जिसमें से करंट अफेयर्स को भी इंक्लूड कर देंगे अगर तो वही जीएस है। RO जो यूपी पीसीएस की, जो जिसने यूपी पीसीएस की तैयारी करी होगी ना, वो अभी आप खाली इसका स्तर देखना, आप आराम से इसकी तैयारी करके आराम से, कोई मेंस नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आराम से इसको करके प्री निकाला जा सकता है। बस हाँ, कठिन टास्क इसमें ये है कि बस इसमें जो है 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग मांगता है इंग्लिश में, ठीक है। तो जिस बच्चे की टाइपिंग अच्छी है और प्लस कंप्यूटर से रिलेटेड कोई डिप्लोमा है, CCC है, O लेवल है या BCA वगैरह, तो उसके लिए बहुत शानदार नौकरी है ये, ठीक है। मेरे पास अगर कंप्यूटर का डिप्लोमा होता तो मैं खुद इसको करता। मतलब अब खाली अभी ये मैं प्रश्न सॉल्व कर रहा हूँ, अब जीएस का स्तर देखिएगा खाली। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि टाइम गैप कितना होना चाहिए, संसद के 2 सफल सत्रों के बीच कितना अंतराल होता है अगर बढ़ाया ना जाए तो दोस्तों आपको पता होगा संसद के 3 सत्र चलते हैं, बजट सत्र, अभी मानसून सत्र चल रहा है और विंटर सत्र चल रहा है। किन्हीं भी 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। 6 महीने के अंदर सेशन हो जाना चाहिए। मान लीजिए जैसे बजट का जो सेशन है वो जनवरी के एंड से अप्रैल के एंड तक चलता है, अप्रैल की स्टार्टिंग और मई एंड तक चलता है, मतलब अप्रैल एंड मई फर्स्ट तक चलता है। मानसून जब भारत में बारिश आती है वही जुलाई से चलता है, तो देखो 6 महीने का अंतराल नहीं हो पाया। ऐसे ही अगस्त और सितंबर तक चलेगा, फिर नवंबर दिसंबर में चल जाएगा, तो मैक्सिमम गैप 6 महीने का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज़ नॉट रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, इनमें से कौन सी बुक रविन्द्रनाथ टैगोर ने नहीं लिखी है। तो दोस्तों देखिए, काबुली वाला ये रविन्द्रनाथ टैगोर की है, द पोस्ट ऑफिस रविन्द्रनाथ टैगोर की है, चोखेर बाली ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर की, कुली जो है ये मुल्क राज आनंद ने लिखी है, मुल्क राज आनंद जी की है ये, ठीक है, मुल्क राज आनंद, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं प्रधानमंत्री द्वारा भारत के अल्पसंख्यकों के लिए घोषणा के लिए किए गए कार्यक्रम का क्या नाम है। द प्रोग्राम अनाउंस बाय PM ऑफ द मिनॉरिटीज़ इन इंडिया इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, अंत्योदय प्रोग्राम, 20 बिंदु कार्यक्रम, 15 बिंदु कार्यक्रम या प्रधानमंत्री रोजगार योजना। तो ये दोस्तों 15 बिंदु कार्यक्रम या 15 पॉइंट जो प्रोग्राम है उसको कहा गया था। ये करंट अफेयर्स का सवाल था, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों ट्राई, इट इज़ अ रेगुलेटरी बॉडी एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर। ट्राई जो है एक नियंत्रक विभाग है, किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, ट्रांसपोर्ट, ट्रैवल एंड टूरिज्म, टेक्निकल एजुकेशन या टेलीकॉम। तो ये दोस्तों बहुत ही फेमस है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी है ना, नाम से ही पता चल रहा है, तो ये टेलीकॉम अथॉरिटी का है, ठीक है, 4 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉर्म ऑफ क्लासिकल डांस, इनमें से कौन क्लासिकल डांस नहीं है, कथक, ओडिशा, गरबा गरबा या मणिपुरी। तो दोस्तों देखिए गरबा बड़ा ही फेमस, ये फोक डांस है दोस्तों। फोक डांस वो होता है जो नॉर्मल पीपल लोग करते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये फोक डांस है गुजरात का, बाकी ये सब क्लासिकल डांस है। नेक्स्ट है केली गोपाल किस राज्य का लोक नृत्य है, पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर या त्रिपुरा। तो ये दोस्तों बहुत ही फेमस लोक नृत्य है असम का, कहाँ का है, असम का, ठीक है। झारखंड स्टेट कब बना, 1 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को या 20 नवंबर 2000 को। बहुत आसान, तो झारखंड बना था 15 नवंबर सन 2000 को, ठीक है, याद रखिएगा इसको। और दोस्तों झारखंड को किससे अलग करा गया था, जैसे छत्तीसगढ़ को MP से, ऐसे ही झारखंड को बिहार से अलग करके बनाया गया था, ठीक है। 80 कह रहे हैं भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन है। DPSP भारत के किस पार्ट में दिया हुआ है संविधान के। तो देखिए संविधान के पार्ट 3, 4, 2 या 9। तो आपको पता होगा पार्ट 3 में तो फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी मूल जो अधिकार है वो है। पार्ट 4 में DPSP आ जाता है, ठीक है। पार्ट 2 की अगर बात करोगे तो यहाँ सिटीजनशिप है, नागरिकता डील करता है। और वहीं पार्ट 9 की अगर बात करें तो बहुत ही फेमस पंचायती राज सिस्टम है यहाँ, ठीक है, जिसको 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 से ऐड करा गया था। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान के किस भाग में न्याय तंत्र को प्रबंधक कार्यों से अलग किया जाता है। सेपरेशन जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन वन ऑफ द फॉलोइंग, किस में दिया हुआ है दोस्तों, प्रियम्बल में, फंडामेंटल राइट में, DPSP में या 7th शेड्यूल में। तो बड़ा फेमस संविधान का आर्टिकल भी है ये, आर्टिकल 50 जो है DPSP में दिया हुआ है।
है ना, डीपीएसपी में दिया हुआ है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाय, भारतीय संविधान किसके द्वारा अपनाया गया है? संविधान सभा के द्वारा, गवर्नर जनरल के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा या भारतीय संसद के द्वारा? तो देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा। जब उस टाइम की जो संविधान सभा थी उसके जितने मेंबर है सबने सिग्नेचर करा, उसको अडॉप्ट कर लिया। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। भारतीय संसद तो अभी बनी नहीं ना, वो तो बनेगी भारतीय संसद 1951 में जब इलेक्शन हो जाएगा तब, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री? एकल नागरिकता भारत में कौन से देश से ली गई है? ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका, फ्रांस या यूएसए से? तो सिंगल सिटीजनशिप हमने ली है दोस्तों ब्रिटेन से, ठीक है। यूएसए से तो फंडामेंटल राइट लिया है, पता होगा आपको। दोस्तों आरओ की इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ को कंप्लीट हमारा पेड ग्रुप एकदम स्टार्टिंग से चलेगा, एकदम बेसिक से, जिसमें आपको कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी, सब कुछ, सिलेक्शन मटेरियल, वीडियो क्लासेस, टेस्ट सीरीज, इतना जितना सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है सब कुछ दिया जाएगा। बस आपको कंप्यूटर की टाइपिंग सीखनी पड़ेगी अलग से, वो आप कहीं भी डेली प्रैक्टिस करेंगे लैपटॉप पे भी, तो 25 वर्ड पर मिनट काफ़ी आसान होते हैं। तो आराम से आप पूरी तैयारी कर सकते हैं हमारे ग्रुप से जुड़ के, इन नंबरों पे कांटेक्ट करके। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है इफ़ आरबीआई रिड्यूस सीआरआर, यदि नगद आरक्षित अनुपात दर को आरबीआई कम कर देता है तो क्रेडिट सर्जन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, सीआरआर क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो जो होता है, बैंक को अपने पास जो रखना पड़ता है आरबीआई वगैरह के पास, मतलब ये इतना जो सरकार, मतलब आरबीआई परसेंटेज बना देगी, उतना अमाउंट आपको आरबीआई के पास एज अ कैश रखना ही पड़ेगा, और उस पर आरबीआई को इंटरेस्ट वगैरह आपको नहीं देगा, ठीक है। अब अगर आरबीआई ने समझो अभी 10 लाख करोड़ रुपए कैश रिजर्व रेशियो रखवा रहा था और अब कह देगा नहीं 4 लाख ही रखो, तो बैंकों के पास पैसा ज़्यादा आ जाएगा ना। अब ज़्यादा आ जाएगा तो मार्केट को ज़्यादा लोन देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? क्रेडिट सप्लाई बढ़ेगी, क्रेडिट सप्लाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। और अगर क्रेडिट सप्लाई को कम करना है तो कैश रिजर्व रेशियो को और सरकार बढ़ा देगी, मतलब आरबीआई बढ़ा देगा। फाइनेंशियल इमरजेंसी किस आर्टिकल से लगती है? तो बहुत ही फेमस आर्टिकल है आर्टिकल 360, जो कि अभी तक लगी नहीं है भारत में। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ दी हाउसेज इज चेयर्ड बाय, ज्वाइंट सिटिंग को कौन चेयर करता है, मतलब ज्वाइंट सिटिंग को कौन प्रिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट, पीएम, वाइस प्रेसिडेंट या स्पीकर? तो स्पीकर ही करेगा, पर ज्वाइंट सिटिंग अंडर आर्टिकल 108 बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट, पर उसको प्रिसाइड स्पीकर करेगा। अगला प्रश्न कह रहा है अजंता की गुफाओं की जो भित्ति चित्र है किसकी कहानियाँ दर्शाती हैं? द मुराल पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव डिपिक्ट स्टोरीज ऑफ जातकास, रामायण, महाभारत या पंचतंत्र? तो ये बड़ी ही फेमस जातक कथाएं हैं गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित, तो वो दर्शाती है यहाँ पे। अगला सवाल है कौन निर्वाचन मंडल बनाता है उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए? हु मेक इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन कौन होता है वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में? ओनली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल या मेंबर ऑफ राज्यसभा ओनली? तो देखिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ संसद के सदस्य होते हैं, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट को चुनने में सिर्फ और सिर्फ दोनों सदनों के राज्यों से, विधानसभाओं से कोई मतलब नहीं होता है उपराष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख कौन थे जिन्होंने बख्तियार खिलजी की लंबी बीमारी को ठीक किया था, है ना, जिसकी वजह से बाद में बख्तियार खिलजी इसी वजह से परेशान होकर जला देता है पूरी उसको, नालंदा को। तो ये थे दोस्तों आचार्य राहुल श्रीभद्र जी, जिन्होंने उसकी बीमारी को सही करा था। उसकी कुरान में ही दवा कहते लगा दी थी, वो पेज पलटता रहता था और उसको ऐसे करता था जीप में, तो अपने आप वो सही हो गया था, जिसकी बीमारी को कोई मौलाना नहीं कर पा रहा था। इसीलिए वो इस जेलिसी के कारण कहा जाता है, जला भी देता है सारा ज्ञान। बजट को और कैसे जाना जाता है, कह रहा किस नाम से जाना जाता है? देखिए, बजट हमारे जो संविधान है उसमें कहीं बजट नहीं मेंशन है, वहाँ क्या लिखा हुआ है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या लिखा है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चलिए नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन टोमेटो? टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, मेथनोइक एसिड या ऑक्सैलिक एसिड? तो बड़ा ही आसान है, टमाटर में होता है ऑक्सैलिक एसिड। क्या होता है? ऑक्सैलिक एसिड। कह रहा हु गेव द लॉ ऑफ ऑक्टेव? अष्टक सिद्धांत किसने दिया है? न्यूलैंड ने, डॉबर्नियर ने, मेंडलीव ने या मोसले ने? तो देखिए, आपने साइंस में पढ़ा होगा स्कूल लाइफ में, न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ, है ना, कि हर जो 8वां नंबर है वो अपने आप को रिपीट करता है, ठीक है। जैसे सारे गामा पाधा नीसा होता है ना, तो आप लिखते हो 8वां नंबर फिर से सा आ जाता है, ऐसे ही न्यूलैंड ने ऑक्टेव लॉ दिया था। नेक्स्ट कह रहा है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड? एक तत्व की संयोजन क्षमता क्या होगी? वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, एटॉमिसिटी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन? तो देखो, कंबाइन कैपेसिटी करने की जो क्षमता होती है उसको उसकी वैलेंसी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वैलेंसी बोला जाता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो नंबर ऑफ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो वैलेंसी क्या हो जाती है? जो भी कंबाइनिंग कैपेसिटी है किसी एलिमेंट की, उसको उसकी वैलेंसी बोलते हैं। जैसे अभी सोडियम है,
सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, वैलेंसी निकालनी है तो पहले में 2, फिर 8 बच गया 1, है ना। मतलब पहले जो होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर 8 होंगे, उसके बाद 1 होंगे। ये साइंस में डिटेल में आपको पढ़ा दिया जाएगा। खैर, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, बहुत आसान है। पोटेशियम नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है? KNO3, KNO2, KON या KNO। तो पोटेशियम नाइट्रेट होता है KNO3। क्या होता है? KNO3। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है दोस्तों? एक निष्क्रिय प्रतिक्रिया को कैसे लिखा जाता है? बेस प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस वाटर, एसिड प्लस सॉल्ट, बेस प्लस वाटर, या बेस प्लस वाटर सॉल्ट, सॉल्ट प्लस वाटर, बेस प्लस एसिड। तो बहुत आसान है। देखिए, जब हमारे पेट में बहुत ज़्यादा एसिड बनता है तो हम इनो वगैरह पीते हैं, वो बेस होता है, तो हमारे पेट में सॉल्ट प्लस वाटर रिलीज होता है, उसी को न्यूट्रलाइज रिएक्शन कहते हैं। यानी एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट डक्टाइल मेटल, निम्न में से कौन सा नमनीय धातु पदार्थ है? ब्रास, कॉपर, सिल्वर या गोल्ड, पीतल, तांबा, चांदी या सोना। तो दोस्तों देखिए, जो सोना है वो मोस्ट डक्टाइल है। इसको इतना ज़्यादा आप समझ लो थिन कर सकते हो कि कितनी ज़्यादा आप इसको पतला करके कितने वायर बना सकते हो, तो बहुत ज़्यादा डक्टाइल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। संधिपाद के क्या मायने हैं? व्हाट डज आर्थ्रोपोड मीन्स? लार्जेस्ट लेग, जॉइंट लेग, सॉफ्ट एंड कार्टिलिजिनियस लेग या हार्ड एंड स्केलेटल लेग्स। बड़े पैर, जड़े हुए पैर, कोमल और उपास्थीय पैर, कठोर और कंकाली पैर। तो दोस्तों देखिए, आर्थ्रोपोड जो होते हैं इनमें क्या होते हैं? जॉइंट लेग्स होते हैं। क्या होते हैं? जड़े हुए पैर होते हैं। जैसे बड़ा फेमस एग्जांपल आप कॉकरोच ले लो, है ना, कछुए छुए को ले लो, ये सब जो होते हैं आर्थ्रोपोड के एग्जांपल हैं। कछुए वगैरह मतलब कन खजूरे वगैरह, देखो जो भी इंसेक्ट होते हैं ना जिनमें ऐसे 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 बहुत सारे बाल होते हैं, कॉकरोच वगैरह है, कन खजूरा है, ठीक है। चले, विच प्लांट हार्मोन प्रमोट सेल डिवीजन, कौन सा पौधा हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है? ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकिनिन या एबिसिक एसिड या एबिसिक अम्ल। तो देखिए, जो साइटोकिनिन होता है ये प्रमोट करता है सेल डिवीजन को, साइटोकिनिन, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट आइसोटोप्स, कौन सा आइसोटोप के कथन में गलत है? आइसोटोप ऑफ सम एलिमेंट आर रेडियो एक्टिव, आइसोटोप्स आर द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, आइसोटोप्स डिफर इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। कुछ तत्वों के आइसोटोप रेडियो सक्रिय होते हैं, आइसोटोप अणु हैं विभिन्न तत्वों के, आइसोटोप न्यूट्रॉन की संख्या में भिन्न होते हैं, और आइसोटोप की समान रासायनिक गुणता होती है। तो देखिए, यहाँ पे दोस्तों आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये गलत हो जाता है क्योंकि आइसोटोप्स की जो रासायनिक गुणता है वो समान नहीं होती है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं, ठीक है। और बहुत ही फेमस भी है एक डेफिनेशन की, आइसोटोप्स के जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो सेम होते हैं बट न्यूट्रॉन्स अलग होते हैं। मतलब जो एटॉमिक नंबर है आइसोटोप्स का वो सेम होगा पर जो मास नंबर है वो अलग हो जाता है, ठीक है। काफ़ी फेमस है, पता होगा आपको। जैसे बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, मतलब प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम का एग्जांपल ले सकते हो आप। एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर अलग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वायरमेंट डे कब मनाते हैं हम लोग? 16 जून, 5 दिसंबर, 5 जून या 5 जुलाई? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे तो अभी गया है दोस्तों। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हम लोग मनाते हैं 5 जून को, ठीक है। कह रहा है ड्यूरिंग समर वाटर केप्ट इन अर्थन पॉट बिकम कूल बिकॉज ऑफ द फिनोमिना ऑफ, ग्रीष्म मौसम में पानी मिट्टी के मटके में ठंडा होता है क्योंकि इसका सिद्धांत है क्या? डिफ्यूज़न, कंडेंसेशन, ट्रांसपीरेशन या इवापोरेशन, विसरण, संघनन, वाष्पोत्सर्जन या वाष्पीकरण। तो इसका कारण होता है दोस्तों इवापोरेशन। जो भी मटके में छिद्र होते हैं उसके थ्रू जो भी वाष्पीकरण होता है वो होता रहता है, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी लॉस होती रहती है और पानी ठंडा बना रहता है, वाष्पीकरण। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से गोल्गी काय का कार्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ गोल्गी अपार्टस? जहर व दवाइयों का निर्वाष्पीकरण, नहीं निर्विषीकरण, माफ़ कीजिएगा, निर्विषीकरण, उत्पादन की जमाई व संवेष्टन, लाइजोमस का बनना और जटिल शुगर का उत्पादन, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजन्स एंड ड्रग्स, स्टोरेज एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स और प्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर। कौन सा इसका काम नहीं है? तो देखिए, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजन एंड ड्रग्स ये गोल्गी अपार्टस का वर्क नहीं होता है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, ये इसका काम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं मिजल्स एक घोल में विघटन कारक होते हैं और अवक्षेपण हेतु आपस में नहीं मिलते हैं, उनका कारण क्या है? मिजल्स एग्जिस्ट इन सोल्यूशन एज अ कोलाइड एंड विल नॉट कम टुगेदर टू प्रेसिपिटेट ड्यू टू। अब देखिए, ये जो है ये आपस में नहीं मिलते, इनका कारण है आयन आयन रोघड़ का या आयन आयन रिपल्शन का। जो सेम आयन्स होते हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, इसकी वजह से ये नहीं घुल पाते हैं, ठीक है। अगर अट्रैक्ट करते होते तो मिल ही जाते, ठीक है। तो आयन आयन रिपल्शन हो जाएगा।
अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि कन्वर्जन ऑफ कार्बोनेट ओर इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर इज नोन एज। मतलब सीमित वायु में प्रबलता से गर्म करने पर कार्बोनेट अयस्कों का ऑक्साइड में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो इसको दोस्तों बोलते हैं क्या? भूनना, निष्पातन, निस्तापन, प्रगलन या विद्युत अपघटन। तो इसको दोस्तों बोलते हैं कैल्सिनेशन या निस्तापन बोला जाता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? कैल्सिनेशन या निस्तापन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इनमें से कौन ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया है? तो बचपन में आपने पढ़ा होगा एक्सोथर्मिक और एक होता था एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होती थी? हीट रिलीज होती थी। और एंडोथर्मिक में क्या होता है? हीट रिलीज नहीं होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है एंडोथर्मिक में। ठीक है, अब ऑप्शन से पहचानते हैं। डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, मिक्सिंग ऑफ वाटर विथ शुगर, मिक्सिंग ऑफ वाटर विथ क्ले, मिक्सिंग ऑफ वाटर विथ कॉमन सॉल्ट। ठीक है, मतलब सब्जी साग सामग्री का खाद्य में विघटित होना, पानी का शक्कर में मिलना, पानी को चिकनी मिट्टी में मिलाना या साधारण नमक का पानी मिलना। कौन सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? तो देखिए पहला जो है ये बिल्कुल सही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि जब भी वेजिटेबल मैटर जो है वो ब्रेक होगा कंपास में, तो जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस उसको चलाने के लिए बैक्टीरिया को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। ठीक है, मतलब अगर वो बैक्टीरिया जो है ब्रेक डाउन करना चाहता फूड को तो उसको एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, तो इसलिए वो क्या करेगा? लाइट इज रिलीज एज अ टाइप ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो पहला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा इज। स्टोमेटा यानी जो मुख छिद्रा होती है उसके द्वारा निष्कासन, जल निष्कासन जो है जलवाष्प के रूप में होता है, उसको क्या कहते हैं? इवापोरेशन, ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपोर्टेशन या कंडेंसेशन। तो दोस्तों ये ट्रांसपीरेशन कहलाता है। पत्तियों में नहीं होता है, जो देखा होगा पत्ती में बूंद बूंद आ जाती है, तभी तो पत्तियों में अगर फ्लाइज जमा हो जाए तो ट्रांसपीरेशन नहीं हो पाता, बारिश नहीं हो पाती है। फिर उसकी वजह से फिर ट्रांसपीरेशन, भाई पेड़ बारिश कराने में सहायता देते हैं, इसीलिए ट्रांसपीरेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 पे बेस्ड सवाल है। अलाउड इलेक्शन टू द प्रोविंशियल काउंसिल, डिक्लेयर्ड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इलीगल, अलाउड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, डिक्लेयर्ड पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया इलीगल। ठीक है, कौन सा सही है बताना है? तो दोस्तों इसमें पहला बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रांतीय परिषदों में चुनाव को अनुमति दी गई थी पहली बार। ठीक है, अलाउड कर दिया था इलेक्शन टू द प्रोविंशियल काउंसिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अर्लिएस्ट सेटलमेंट ऑफ आर्यन ट्राइब्स वर एट। प्राथमिक बसावट आर्य जाति की कहाँ थी? उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, सप्त सिंधु में या दिल्ली में? तो देखिए सप्त सिंधु जो है ये आर्यों के लिए हमें मिलता है, ब्रह्मावर्त जिसको कहते थे। सप्त सिंधु में यही सब नदियाँ नहीं आती, सिंधु नदी है, इंदस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और सरस्वती नदी जो थी उसको कहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी बसावट कहाँ है मानी जाती है। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट वाज द नेम ऑफ द सोसाइटी वीर सावरकर फाउंडेड ड्यूरिंग हिज स्टे एट द इंडियन हाउस इन लंदन। लंदन के इंडिया हाउस में रहने के दौरान वीर सावरकर ने कौन सी सोसाइटी का गठन किया था? क्विट इंडिया सोसाइटी, जय हिंद सोसाइटी, फ्री इंडिया सोसाइटी या साइमन गो बैक सोसाइटी? तो दोस्तों बहुत ही फेमस है ये फ्री इंडिया सोसाइटी, वीर सावरकर ने बनाई थी 1906 में। ठीक है, फ्री इंडिया 1906। नेक्स्ट कह रहा है द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। बहुत ही ज़्यादा आसान है दोस्तों, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल को याद करने का बहुत आसान तरीका है, RVPK और उनके राजा हैं AKAK। मतलब राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और ये कश्मीर, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। ठीक है, RVPK AKAK। तो पहली कहाँ हुई? आर कहाँ दिख रहा है? राजगिरी यानी राजगृह में। ठीक है, 112 कह रहा हु वॉज द फाउंडर ऑफ किंगडम ऑफ मैसूर। ठीक है, मैसूर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? अहमद शाह, अब्दाली, नादिर शाह, हैदर अली या टीपू सुल्तान? आसान है ये भी काफ़ी। देखिए ऐसे तो वास्तविक में ओडियार राजा जो थे विजयनगर के उनको माना जाता है, पर उनका ऑप्शन अगर नहीं है तो फिर हैदर अली को ले लोगे आप। हैदर अली ने, क्योंकि ये घुड़सवार थे, बाद में अपनी तर्क बुद्धि, अपनी वीरता के कारण इन्होंने मैसूर को काफ़ी ज़्यादा संघर्ष कराया और मतलब जीत दिलवाई अंग्रेज़ों से, मराठाओं से, काफ़ी युद्ध भी लड़े इन्होंने। ठीक है, तो हैदर अली। नेक्स्ट, ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द फर्स्ट ऑल इंडिया हड़ताल। भारत की आज़ादी के संघर्ष के दौरान इनमें से किसने पहला भारत बंद का आह्वान किया था? तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा सवाल है ये। प्रोटेस्ट अगेंस्ट जलियांवाला बाग मैसकर, या प्रोटेस्ट अगेंस्ट रॉलेट एक्ट, ट्रायल ऑफ महात्मा गांधी या अराइवल ऑफ साइमन कमीशन में अगर देखेंगे तो आपको बताओ दोस्तों रॉलेट एक्ट जो था इसके खिलाफ पहला भारत बंद का आह्वान किया गया था, रॉलेट एक्ट के खिलाफ। ठीक है, तो याद रखना, अच्छा सवाल है। कह रहा व्हेन डिड द आयरन एज स्टार्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री। मानव इतिहास में आयरन एज कब शुरू होता है? तो ये देखिए 1200 से 600 BC ये आयरन एज शुरू होती है। ठीक है, हड़प्पन के बाद आपको पता होगा फिर आयरन एज आती है, फिर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, ये सब जो चलती रहती तभी आता है आयरन एज 1200 से 600 BC। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मेन टर्म ऑफ ट्रेड दैट द डच टुक फ्रॉम इंडिया। ठीक है, कौन सा ट्रेड या कौन सी वस्तु मुख्य रूप से डच भारत से व्यापार करते थे? काली मिर्च, अफीम, चाय या कपड़ा? तो ये मेन जो करते थे वो मेनली ओपियम करते थे। क्या करते थे? ओपियम करते थे। ठीक है, ऐसे ओपियम है, ठीक है, कॉटन वगैरह है, तो पर ओपियम का मेन ट्रेड था इनका। अगला प्रश्न देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन? कौन था भैया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का फाउंडर? चंद्रशेखर आज़ाद, पुलिन बिहारी दास, बटकेश्वर दत्त या सावरकर ब्रदर? तो HSRA बनाया था चंद्रशेखर आज़ाद ने, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में बनाया था ये इन्होंने। ठीक है, ये भी याद रखना। ठीक है, 1924 में। सॉरी, ये HRA था 1924, माफ़ करना। HSRA जो था ये 1928 में बनेगा, उसके बाद है ना, जब इसको बैन कर दिया जाएगा। और अगर भगत सिंह भी ऑप्शन में होता तो भगत सिंह भी ले लेते इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा हु डिस्कवर्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन? इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज किसने करी थी? लियोनार्ड वुले, दयाराम साहनी, VS अग्रवाल या AL भाषण? तो ये करी थी दयाराम साहनी ने। किसने? दयाराम साहनी। ठीक है, और अगर इनसे भी पहले अगर आपको जॉन मार्शल दे देता है ना, जॉन मार्शल, वैसे क्रेडिट उन्हीं को दिया जाता कि जॉन मार्शल जो थे इन्होंने ही, आर्कियोलॉजिस्ट थे ये, ब्रिटिशर आर्कियोलॉजिस्ट, इन्होंने ही इसको फाउंड करा था। पर वो ऑप्शन में ना होगा तो आप दयाराम साहनी को ले लोगे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है रप्तक इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर? अशोक, रुद्रदमन, कनिष्क या समुद्रगुप्त? तो बहुत ही फेमस है, कनिष्क का इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, कनिष्क का, कुशाना डायनेस्टी से थे जो कनिष्क। अगला देखते हैं। व्हेन एंड बिटवीन whom द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट? पानीपत की प्रथम लड़ाई कब लड़ी गई और किसके बीच लड़ी गई? बहुत ही ज़्यादा आसान है दोस्तों, ये तो आपको पता होगा। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई। फिर पानीपत की दूसरी और तीसरी लड़ाई किसके बीच में हुई है? अकबर और हेमू के बीच में हो जाएगी भैया ये, अकबर वर्सेस हेमू। थर्ड पता ही होगा आपको, अहमद शाह अब्दाली और मराठा हाउस के बीच में होगी। ठीक है, हाँ, टाइम पीरियड भी तो है। टाइम पीरियड कब? ये 1556 में हो जाएगा, 1761 में होगी तीसरी। ठीक है, चलो। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक एंशिएंट इंडिया? किसने लिखी है एंशिएंट इंडिया बुक? RC मजूमदार, बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय या महात्मा गांधी? तो ये लिखी है RC मजूमदार ने। किसने? RC मजूमदार। ठीक है, नेक्स्ट है कौटिल्य अर्थशास्त्र डील विद द एस्पेक्ट ऑफ? कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो किससे डील करता है, मतलब किन पहलुओं से संबंध रखता है? वित्तीय जीवन, धार्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन या सामाजिक जीवन? तो आपको पता होगा दोस्तों ये राजनीतिक जीवन से है ना। अर्थशास्त्र जो है वो अर्थशास्त्र है, पर वित्तीय थोड़ी है, वो पॉलिटिकल लाइफ बताता है अर्थशास्त्र। नेक्स्ट कह रहा है हु ऑफ द फॉलोइंग हेल्प रानी लक्ष्मीबाई टू कैप्चर ग्वालियर? निम्न में से किसने रानी लक्ष्मीबाई की ग्वालियर पर कब्जा करने में सहायता की थी? ढूंढी खान, तात्या टोपे, खान बहादुर या अजीमुल्ला? तो आपको पता होगा तात्या टोपे जी ने हेल्प करी थी इनकी। ठीक है, बहुत ही आसान लेवल के प्रश्न आते हैं दोस्तों GS में, जो UP PCS वगैरह की तैयारी अगर आपने करी तो आप आराम से कर ले जाओगे। जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर बिलोंग टू द एक्सट्रीमिस्ट विंग ऑफ कांग्रेस? ठीक है, इसमें से कौन चरमपंथी दल कांग्रेस में संबंधित रखते थे? अरविंदो घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी या सुरेंद्रनाथ बनर्जी? तो दोस्तों आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा जो अरविंदो घोष है इनको फादर ऑफ इंडियन एक्सट्रीमिज्म भी कहा जाता है ना। तो ये नहीं थे, ये मॉडरेट नहीं, एक्सट्रीमिस्ट थे। बाकी ये सब गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं, ये तो महात्मा गांधी जी के गुरु थे। दादा भाई नौरोजी, ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये सब मॉडरेट्स नहीं, मतलब मॉडरेट थे, एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल लेड टू द ऑक्यूपेशन ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया? निम्न में से कौन सी लड़ाई ब्रिटिश का भारत में बढ़त करने की जिम्मेदार है? बैटल ऑफ तलाई कोटा, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ सामूगढ़ या बैटल ऑफ पानीपत? तो ये है बैटल ऑफ बक्सर। इसके बाद ब्रिटिशर्स को दोस्तों आपको पता है पूरी बंगाल की मतलब बंगाल, बिहार, उड़ीसा सबकी दीवानी राइट्स ही मिल जाएगा। तो यहाँ से ब्रिटिशर्स का विस्तार फिर हो जाता है। नेक्स्ट कह रहा है विथ रेफरेंस टू द रिलेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स विद ब्रिटिश क्राउन विच अमंग द फॉलोइंग रिपोर्ट सेड दैट पैरामाउंसी मस्ट रिमेन पैरामाउंट? मतलब अंग्रेजी मुकुट के रियासती राज्यों के संबंध के संदर्भ में कौन सी रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रमुखता ही प्रमुख रहनी चाहिए? हंटर कमीशन, स्टॉर्शी कमीशन, बटलर कमीशन या कैम्पबेल कमीशन? तो ये दोस्तों बटलर कमीशन की रिपोर्ट में था। ठीक है, बटलर कमीशन जो 1927 में बना उसमें कहा गया था ये। फर्स्ट मूवमेंट लॉन्च अगेंस्ट द ब्रिटिश इन इंडिया वॉज? पहला आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ भारत में कब शुरू किया गया? स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत, क्विट इंडिया, नॉन कॉपरेशन? तो अंग्रेजों के खिलाफ आपको पता होगा स्वदेशी आंदोलन जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया था तब शुरू करा गया था स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है हु वॉज द फाउंडर एडिटर ऑफ फेमस न्यूज़पेपर केसरी ड्यूरिंग द इंडियाज स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस?
महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक या मोहम्मद इकबाल? तो केसरी अखबार था दोस्तों बाल गंगाधर तिलक का, ये पता होगा आपको। फिर कह रहा हु वॉज द नेशनल लीडर टू बी इलेक्टेड एज स्पीकर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1925? कौन राष्ट्रीय नेता चुना गया था केंद्रीय वैधानिक सभा के सभापति के रूप में 1925 में? मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल या सी आर दास? तो ये इलेक्ट हुए थे दोस्तों विट्ठल भाई पटेल जी, ठीक है, विट्ठल भाई पटेल। द वाइकॉम सत्याग्रह इन 1924 वॉज लेड बाय? जो वैकम सत्याग्रह 1924 में किसके नेतृत्व में हुआ था? केशव मेनन, चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी या लाला लाजपत राय? तो इसमें सही ऑप्शन है दोस्तों केशव मेनन जी, ठीक है। बाकी अगर ऑप्शन में टी के माधवन होते वो भी सही हो जाता, ठीक है, केशव मेनन। अगला प्रश्न कह रहा है हु वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बाय द ब्रिटिशर्स? ठीक है, अंग्रेजों द्वारा किसे अशांत भारत का पिता कहा गया था? महात्मा गांधी को, बाल गंगाधर तिलक को, मोतीलाल नेहरू को या भगत सिंह को? तो ये कहा गया था दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हु ऑफ द फॉलोइंग लेड द रेड ऑन चित्तागोंग पुलिस आर्मरी एंड रेज द नेशनल फ्लैग एट पुलिस स्टेशन? किसने चटगांव पुलिस शस्त्रागार पर छापेमारी का नेतृत्व किया और पुलिस स्टेशन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया? चंदन दत्त, विधान घोष, सूर्यसेन या जतिन दास? तो ये थे दोस्तों सूर्यसेन, वीर बहादुर सूर्यसेन, ठीक है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वर ऑफिशियल कांग्रेस नेगोशिएटर विथ क्रिप्स मिशन? कौन क्रिप्स मिशन के साथ आधिकारिक कांग्रेस वार्ताकार थे? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, आचार्य JB कृपलानी, राजगोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व रफ़ी अहमद किदवई? कौन थे दोस्तों? तो दोस्तों ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बंगाल? कौन सा पहला क्रांति संगठन था जो बंगाल से था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी, अनुशीलन समिति, इंडिया हाउस या जुगांतर पार्टी? तो ये थी दोस्तों अनुशीलन समिति जो कि 1902 में बनी थी, मतलब सतीश चंद्र बोस थे और BP मित्रा, ठीक है, सतीश चंद्र बोस और BP मित्रा ने इसको बनाया था, ठीक है। महात्मा गांधी सर्व्ड हिज फर्स्ट जेल टर्म इन जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका इन द ईयर? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस वर्ष अपनी पहली जेल अवधि पूरी की थी? 1906, 7, 8 या 9? तो ये पूरी की थी इन्होंने 1908 में, ठीक है, 1908। नेक्स्ट कह रहा हूँ अमंग द फॉलोइंग वॉज द ऑथर ऑफ द बुक हिंद स्वराज? हिंद स्वराज का पुस्तक का लेखक कौन है दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले या MG रनाडे? तो इसके लेखक है दोस्तों गांधी जी हैं इसके लेखक। हिंद स्वराज के कौन है? गांधी जी, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तरी सागर से तेल और प्राकृतिक गैस नहीं निकालता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट एक्सट्रैक्ट ऑयल एंड नेचुरल गैस फ्रॉम नॉर्थ सी? नॉर्वे, जर्मनी, स्वीडन या डेनमार्क? तो दोस्तों ऑब्वियसली जर्मनी नहीं निकालता, ये सभी स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ये सब निकालेंगी नॉर्थ सी, क्योंकि वहीं पे जर्मनी नहीं निकालेगा। नेक्स्ट कह रहा है इन इंडियाज इम्पोर्ट ऑफ एडिबल ऑयल अबाउट 60%। भारत के आयात खाद्य तेलों में 60% क्या है? सोयाबीन तेल, कैनोला तेल, ताड़ का तेल या जैतून का तेल? पाम ऑयल दोस्तों, या ताड़ का तेल जिसको बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है ये भारत में भी, खैर नुकसान भी काफ़ी देता है। फिर कह रहा है बीटल लीफ ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बीन अकॉर्डेड अ GI टैग? निम्न राज्यों में से पान के पत्तों को किस राज्य ने GI टैग प्रदान किया है? आंध्र प्रदेश, केरल, MP या मिजोरम? तो ये मिला है दोस्तों केरल को, ठीक है, केरल को। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल सिस्टम इरीगेट एरिया ऑफ बिहार? निम्न में से कौन सी नहर व्यवस्था बिहार के इलाकों में सिंचाई करती है? अपर गंगा कैनाल, शारदा कैनाल, त्रिवेणी कैनाल या ईस्टर्न यमुना कैनाल? तो वन एंड ओनली त्रिवेणी कैनाल करती है दोस्तों। नेक्स्ट है फिर कंसीडर द फॉलोइंग क्रॉप्स ऑफ इंडिया, विच ऑफ द अबव इज यूज्ड एज पल्सेस, फॉडर एंड ग्रीन मैन्योर? कौन सी फसलों को दाल, फली एवं हरी खाद बनाने में इस्तेमाल करा जाता है? काउपी यानी लोबिया, हरी दाल यानी ग्रीन ग्राम, पिजन पी यानी अरहर? कौन सा सही है? तो दोस्तों तीनों ही इस्तेमाल होंगी, ये तीनों बिल्कुल करेक्ट है, काउपी, ग्रीन ग्राम, पिजन पी, ये तीनों ही बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रिप्रेजेंट सॉइलेस फार्मिंग? कौन सा शब्द मिट्टी रहित खेती को निरूपित करता है? मिट्टी रहित खेती, हाइड्रोपोनिक्स, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या एपीकल्चर? तो देखिए मिट्टी रहित खेती जो होती है वो होती है एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन। यहाँ पे मिट्टी का यूज़ नहीं होगा, है ना, हनी बी वगैरह चाहिए, शहद चाहिए, तो मिट्टी का कोई काम नहीं है यहाँ। बाकी इन तीनों में हमें मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। पैडी कल्टीवेशन रिक्वायर, धान की उपज को क्या चाहिए? लो टेम्परेचर हाई ह्यूमिडिटी, हाई टेम्परेचर लो ह्यूमिडिटी,
लो टेम्परेचर लो ह्यूमिडिटी या हाई टेम्परेचर हाई ह्यूमिडिटी। तो दोस्तों इसको चाहिए देखो हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी, ठीक है। इसको टेम्परेचर भी ज़्यादा चाहिए और ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा चाहिए पैडी कल्टीवेशन को। नेक्स्ट द फंक्शन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन इज टू डिसाइड ऑन। खेती कीमत व मूल्य आयोग का मुख्य कार्य क्या तय करना है? खाद व कीटनाशक की कीमत, फसल बीमा, न्यूनतम सहायक मूल्य या खुदरा मूल्य दालों व फलियों का। तो दोस्तों देखिए, एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन का मेन काम है एमएसपी को डिसाइड करना। किसको? एमएसपी को, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। रेड रूट ऑफ शुगर केन इज कॉज्ड बाय। गन्ने की रेड रॉट या लाल घास रोग कैसे होता है गन्ने में? तो बड़ा ही फेमस है ये एक फंगस होता है कलेक्ट्रोट्रिचम फैल्केटम, ठीक है। काफ़ी अलग सा नाम लग रहा होगा आपको, कलेक्ट्रोट्रिचम फैल्केटम, इसकी वजह से होता है, ठीक है। नाम याद रखना, फिर से नाम याद रखना, कलेक्ट्रोट्रिचम फैल्केटम, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। मतलब हिंदी में इसको क्या कहते हैं? निम्न वाक्यों में से कौन सा सही नहीं है गहन निर्वाह फसल के लिए, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। कह रहे हैं इट इज़ अ प्रैक्टिस्ड इन एरिया ऑफ लो पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। दूसरा ऑप्शन है हाई डोसेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन आर यूज्ड। तीसरा इट इज़ अ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग। चौथा है द फार्मर्स कंटिन्यू टू टेक मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द लिमिटेड लैंड, ठीक है। मतलब हिंदी में कहें तो ये प्रयोग में होता है कम जनसंख्या वाले इलाकों में, ज़्यादा मात्रा में रासायनिक व सिंचाई इस्तेमाल होती है, ये गहन मेहनती खेती है या किसान सीमित ज़मीन से ज़्यादा उत्पाद ले सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों पहला ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि जहाँ कम जनसंख्या है वहाँ ये थोड़ी होगा, जहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या होता है, पॉपुलेशन हाई होती है, वहीं पे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ की लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़्यादा करना पड़ता है, गहन निर्वाह फसल ज़्यादा करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है इन अ टी प्लांटेशन एपिसियल बड्स आर रिमूव्ड टू डैश। शिखर कली को हटाया जाता है चाय की खेती में डैश। जड़ बहुसर्जन बढ़ाने के लिए, पत्ती का आकार बढ़ाने के लिए, शाखा बढ़ाने को बढ़ावा देने के लिए या पत्तियों की संख्या कम करने के लिए। तो दोस्तों इसको हटाया जाता है पत्ती के आकार को बढ़ाने के लिए, ठीक है। इसको याद रखिएगा, इंक्रीज करता है ये क्या, जो लीफ साइज होता है उसको बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट। नहीं, क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट है। इसमें से कौन क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट है, यानी संकटकालीन जो फल है वो है। देखिए पहले तो ये समझ लीजिए भैया, जो संकटकालीन फल होते क्या हैं या क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट होते क्या हैं। देखिए क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट वो होते हैं जिनको पेड़ों पे पकने की ज़रूरत नहीं होती है ना, वो फ्रूट्स जो ज़रूरत नहीं है कि वो पेड़ पे ही पके, उनको बाद में भी, मतलब जब उनकी खेती हो जाए, उनको तोड़ लिया जाए, तब भी पकाया जाता है। जैसे देखो से आप उसको देख लो ना, मैंगो है, बनाना है आपका, और मतलब जिसमें भी कार्बेट लगा देते, पपीता वगैरह है, अनानास है, ये सब हो जाता है। लीची दोस्तों पेड़ पे ही फल मतलब पक के आएगी। लीची में कोई भी तरह का आप ये नहीं कि आप उसको पेपर में रैप करके रख दो तो पक जाएगी, नहीं। बाकी अनार है, सेब है, अनानास है, ये सब पक जाता है समय के साथ, लीची नहीं पकती, ठीक है। तो उसको क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट कहते हैं। आई होप समझ गया होगा। नेक्स्ट कह रहा है द प्रोक्योरमेंट ऑफ वीट बाय गवर्नमेंट एजेंसीज हैज़ टच एन ऑल टाइम हाई अबाउट। 2021 में गेहूं की प्राप्ति में सरकारी संस्थाओं ने अब तक का सबसे ऊंचा स्तर छुआ है। कितना? 39 मिलियन टन, 41 मिलियन टन, 43 मिलियन टन या 45 मिलियन टन। तो ये दोस्तों 43 मिलियन टन था, ठीक है। करंट अफेयर्स का सवाल था ये, याद रखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर। इसमें से कौन सी वाणिज्यिक खेती का प्रकार नहीं है? डेयरी फार्मिंग, ग्रेन फार्मिंग, लाइफ स्टॉक रेंचिंग या पशुपालन जिसको बोलते हैं, या इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो दोस्तों गहन निर्वाह जो खेती होती है ये एक तरह से कॉमर्शियल फार्मिंग नहीं होती है, ठीक है। ये तो गहन निर्वाह फसल होती है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर ये नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। नेम द प्रेस्टिजियस सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम जॉइंटली डेवलप्ड बाय एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड इसरो फॉर इनहैंस्ड एयर नेविगेशन सर्विसेज इन इंडिया। प्रतिष्ठित उपग्रह आवर्धन प्रणाली पर भारतीय हवाई अड्डा प्रबंधक समिति व इसरो द्वारा हवाई मार्गदर्शन सेवाओं की बेहतरी के लिए क्या बनाया गया है दोस्तों? पुष्पक, गगन, आकाश या संपर्क। तो अगेन दोस्तों ये करंट अफेयर्स का सवाल था, इसको आप अब कोई रेलेवेंसी नहीं छोड़ सकते हो। ये भी देखते हैं बीआरओ द्वारा भूटान में निर्माण कौन सा कार्यक्रम है, तो ये भी दोस्तों करंट अफेयर्स के सवाल बदलते रहते हैं, इसलिए उसको नहीं डिस्कस कर रहे हैं। लार्जेस्ट ट्राइब राजस्थान की कौन है? ये स्टैटिक जीके का सवाल है। राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति राभा, भील, मैथिली या गद्दीस। तो भील ट्राइब हो जाएगा जो सबसे लार्जेस्ट ट्राइब है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है वेयर इज हेड ऑफिस ऑफ इनलैंड वाटर वेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पे है? वाराणसी, कोलकाता, नोएडा या चेन्नई।
तो ये नोएडा में है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रिलीजन ऑफ पारसीज कॉल्ड, पारसियों के धर्म को क्या कहते हैं, ठीक है। ज़ोराष्ट्र धर्म, बहाई धर्म, यहूदी धर्म या ताओ धर्म। तो दोस्तों इनको क्या बोलते हैं, पारसियों का जो धर्म होता है वो होता है ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म, ठीक है, याद रखिएगा ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडिया रेलवे लॉन्च हाउ मैनी सेवा सर्विस ट्रेन इन 2019। तो इसका भी कोई रेलेवेंट नहीं है, करंट अफेयर्स का सवाल था अभी। 6 से 8 महीने करंट अफेयर्स आपको पढ़ना होगा, करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा आपका। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्क फॉर टाइगर कंजर्वेशन इन इंडिया, भारत में बाघ संरक्षण के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन काम करता है, यूएनडीपी, यूनेस्को, यूएनओ या वर्ल्ड वाइड फंड। तो ये है दोस्तों वर्ल्ड वाइड फंड। कौन है, वर्ल्ड वाइड फंड, ठीक है। नेक्स्ट है इन विच ईयर वॉज द गंगा एक्शन प्लान फॉर्मुलेटेड टू रिड्यूस द पोल्यूशन लेवल ऑफ रिवर गंगा, गंगा एक्शन प्लान नदियों में प्रदूषण के स्तर को घटाने के लिए किस वर्ष में सुझाया गया था, 1982, 83, 84 या 85। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शंस जो थे वो गलत आए थे, क्योंकि गंगा एक्शन प्लान को जो फॉर्मुलेट करा गया था वो जनवरी 1986 में करा गया था। कब करा गया था, जनवरी 1986 में, राजीव गांधी की जो गवर्नमेंट थी उसने करा था, ठीक है। तो 1986 वैसे करेक्ट होगा, तो अब अगर क्लोज में लिया होगा तो 1985 ठीक मान लिया होगा। तो अभी आप याद रखो 1986 सही होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द इसेंशियल इंडिकेटर ऑफ वाटर कंटेमिनेशन, जल दूषित होने का क्या महत्वपूर्ण संकेत है, कैसे पता चलेगा कि पानी गंदा है, ठीक है। उसमें टोटल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया काउंट करेंगे, पीएच लेवल देखेंगे, लेवल ऑफ बीओडी देखेंगे या प्रेजेंस ऑफ वाटर प्लांट्स। बीओडी मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन जो डिजॉल्व होती है, वो मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन जो डिमांड होती है। अब देखिए पानी अगर जितना गंदा होगा उसकी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती जाएगी, क्यों, क्योंकि गंदे पानी में ऊपर बहुत सारा अगर डस्ट जमा है, कूड़ा जमा है, तो सूरज की किरण अंदर नहीं जाएगी। अब सूरज की किरण नहीं जाएगी तो ऑक्सीजन नहीं जाएगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो मछलियाँ मरेंगी, इसलिए गंदे पानी का बीओडी ज़्यादा होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, लैंडफिल्स, स्टबल बर्निंग या कंपोस्टिंग। तो दोस्तों देखिए जो स्टबल बर्निंग है इसको मेन कॉज माना जाता है एयर पॉल्यूशन का, स्टबल बर्निंग, ठीक है। दिल्ली में तो सबसे ज़्यादा इसके कारण होता है। नेक्स्ट है इसेंशियल ऑयल इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज, आवश्यक सुगंधित तेल का निर्माण इनमें से किस पेड़ से नहीं होता है, लेमन ग्रास, सिट्रोनेला, यूकेलिप्टिस या भांग जिसको हेम्प कहते हैं। तो दोस्तों इसमें लेमन ग्रास जो है दोस्तों, लेमन ग्रास ये थाईलैंड वगैरह में, वियतनाम वगैरह में यूज़ की जाती है, सब खाने के लिए, प्रोडक्ट के लिए बहुत अच्छे से यूज़ करी जाती है, एकदम जैसे वो होते हैं शलजम के पत्ते वैसे ही होता है ये एकदम, ठीक है। तो ये नहीं करते हैं। दूसरा, नेम द लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट ऑफ इंडिया, कांडला पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट या हल्दिया पोर्ट। तो ये है मुंबई का जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है। इंडियन लैंग्वेज डू नॉट बिलोंग टू विच ऑफ द लैंग्वेज ग्रुप, भारतीय भाषाएं किस भाषा समूह से संबंध नहीं रखती हैं, द्रविडियन, इंडो यूरोपियन, तिब्बतो बर्मन ग्रुप या बंटू लैंग्वेज ग्रुप। तो दोस्तों इसका है बंटू लैंग्वेज ग्रुप, इससे नहीं करती, क्योंकि ये जो बंटू लैंग्वेज ग्रुप है ये आपको जो अफ्रीका की सदर्न कंट्रीज़ है वहाँ का एक ग्रुप माना जाता है, तो ये वहाँ से संबंधित है ना। और इंडो आर्यन आपको पता है कहाँ से आए, इंडो यूरोपियन है, तिब्बतो बर्मन है, द्रविडियन है, ये सब सही। नेम द स्टेट विथ हाईएस्ट फीमेल सेक्स रेशियो, सबसे ज़्यादा फीमेल सेक्स रेशियो कहाँ पे है, मेघालय, असम, केरल या मणिपुर में। तो बिल्कुल केरल में ही सबसे ज़्यादा गिवन ऑप्शंस में फीमेल सेक्स रेशियो है। विच इज़ द ग्रेटेस्ट आर्कीपेलागो ऑन द ग्लोब, सबसे बड़ा आर्कीपेलागो हमारे ग्लोब में कौन सा है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, इंडोनेशिया या फिलीपींस। तो दोस्तों ऐसे तो देखिए एक माले आर्कीपेलागो है जो इंडोनेशिया और फिलीपींस से मिल के बना है, ठीक है। और ऐसे ओवरऑल देखोगे तो सबसे बड़ा यही है इंडोनेशिया, 17,000 से भी ज़्यादा आइलैंड है, क्योंकि फिलीपीन में 6-7 हज़ार आइलैंड है, ठीक है। तो इंडोनेशिया सही है। फिर मोरेन्स आर फाउंड इन, हिमोड़ पाए जाते हैं, नाम से ही पता चल रहा है हिमोड़ कहाँ मिलेंगे, हिम नदी क्षेत्र में, मानसून क्षेत्र में, निर्जल क्षेत्र में या नदी के मुहाने में। तो जो मोरेन्स है ये ग्लेशियल रीजन में बनते हैं, जहाँ पे ग्लेशियर्स होते हैं वहाँ पे। वेयर इज़ ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है ये सबको पता होगा भैया, ऑस्ट्रेलिया है, जो ऑस्ट्रेलिया की यहाँ पे पड़ती ग्रेट बैरियर रीफ है ना। काफ़ी आसान सवाल था। फिर कह रहा हूँ 21 जून द सन, मतलब 21 जून को सूरज कहाँ रहता है ये बताना है। डज नॉट सेट बिलो द हॉरिजन एट द आर्कटिक सर्कल, डज नॉट सेट बिलो द हॉरिजन एट द अंटार्कटिक सर्कल, शाइन वर्टिकली ओवरहेड एट नून ऑन द इक्वेटर या शाइन वर्टिकली ओवरहेड एट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। हिंदी में अगर देखें तो आर्कटिक वृत्त पर क्षितिज से नीचे अस्त नहीं होता है, एंटार्कटिक वृत्त पर क्षितिज से नीचे नहीं अस्त होता है, भूमध्य रेखा पर दोपहर को सिर के ऊपर सीधा चमकता है और कर्क रेखा पर सिर के ऊपर सीधा चमकता है।
तो दोस्तों ये बहुत ही आसान है, ज्योग्राफी का सवाल है, आपको पता होगा ये ट्रॉपिक ऑफ, यहाँ पे कैंसर है, इक्वेटर है, ये कैप्रिकॉर्न है। तो कैप्रिकॉर्न पे पड़ता है, यानी जो आपकी कर्क रेखा है यहाँ पे 22 दिसंबर को पड़ता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 21 जून को पड़ता है। इक्विनॉक्स यानी इक्वेटर पे जो है वो 21 मार्च को पड़ता है, और 23 सितंबर 2 डेट होती हैं तब पड़ता है। अब देखो जब सूरज जो है 21 जून को यहाँ पे पड़ेगा तो यहाँ तो पूरा अंधेरा करेगा, मतलब रोशनी रहेगी, यहाँ पे जो है अंधेरा ही रहेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि आर्कटिक वृत्त पर क्षितिज से नीचे अस्त नहीं होता है, ठीक है। डज नॉट सेट बिलो ऑरिजिन एट द आर्कटिक सर्कल, मतलब यहाँ पे रोशनी रहेगी, यहाँ पे नहीं रहेगी, ठीक है। अच्छा सवाल था, हाई लेवल सवाल। वी शेप वैली इज फॉर्म्ड बाय, वी शेप वैली जो देखी है ना आपने, उत्तराखंड गए होगे, कश्मीर वगैरह गए होगे, ऐसे वी शेप वैलियाँ बनती हैं। हवा बनाती है, नदियाँ बनाती हैं, अंडरग्राउंड वाटर बनाता है, या ग्लेशियर बनाता है। तो ऑब्वियसली रिवर ही बनाती है वी शेप वैली। आपको पता है जैसे ये मैदान है, अब यहाँ से नदी अगर गिर रही है तो वो कट धीरे धीरे सालों में उसको काटती जाएगी और गड्ढा होता चला जाएगा ना, तो ये नदियाँ बनाती हैं। सुंडा ट्रेंच कहाँ पे है? इंडियन ओशियन में, पैसिफिक ओशियन में, अटलांटिक ओशियन में, या गल्फ ऑफ मैक्सिको में। तो ज्योग्राफी के लेवल के क्वेश्चन काफ़ी आसान आते हैं, तो बड़ा फेमस है ये इंडियन ओशियन में, ठीक है। विच इज़ द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया, सतह क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में सबसे बड़ी झील कौन सी है? हुरॉन, सुपीरियर, कैस्पियन सी, या तगन्निका। तो वन एंड ओनली कैस्पियन सी, नाम है सी पर यह है लेक। क्यों? क्योंकि ये समुद्र से नहीं मिलती है ना, पूरे बॉर्डर इसके बनाता है कैस्पियन सी, अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, रशिया वगैरह में, ठीक है। अर्थक्वेक आर कॉज्ड बाय, अर्थक्वेक किसकी वजह से आता है? अर्थ रेवोल्यूशन, टेक्टोनिज्म, डेन्यूडेशन, या अर्थ रोटेशन। तो ऑब्वियसली टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से, किसकी वजह से? टेक्टोनिक, जो प्लेट्स इधर उधर मूवमेंट करती उसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। मैं कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग सी हैज़ हाईएस्ट सैलिनिटी इन द वर्ल्ड, मेडिटेरेनियन सी, डेड सी, ब्लैक सी, या रेड सी। तो नाम से पता चलोगे, अमृत सागर जो है डेड सी, इसराइल में, जो जॉर्डन में, इसराइल में पड़ता है, यहाँ पे क्या है, इतना ज़्यादा इसकी सैलिनिटी की कोई चीज़ डूबती ही नहीं है ना, अब कुछ भी फेंकोगे वो तैरता है क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा है। नेक्स्ट आ रहा है हिमलुम्बी, निलंबी निक्षेप, खंबा सतह पर जमने वाले किस भू आकृति के हैं? स्टेलसाइट, स्टेलगामाइट, पिलर्स आर द डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स ऑफ। तो ये दोस्तों अंडरग्राउंड वाटर के होते हैं, किसके? अंडरग्राउंड वाटर के, ठीक है। नेक्स्ट है अल्प माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट, बहुत ही फेमस है भैया अल्प माउंटेन, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, या अफ्रीका। तो दोस्तों यूरोप में है अल्प माउंटेन रेंज, पता होगा आपको, मतलब इटली, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, यहाँ पे पड़ते हैं ये। और अल्प का सबसे ऊंचा माउंटेन है माउंट ब्लैंक, ठीक है। माउंट जो ब्लैंक है ये सबसे ऊंचा पर्वत है अल्प्स का। नेम द कॉन्टिनेंट दैट फॉर्म अ मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, यूरोप और एशिया। तो ये दोस्तों अफ्रीका और साउथ अमेरिका के लिए कहा जाता है, दोनों एक दूसरे की इमेज की तरह है ना, अफ्रीका और साउथ अमेरिका, ठीक है। विच डैम इज़ कॉल्ड द अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम, तो काफ़ी फेमस है ये, सलमा डैम, नाम से ही पता चलता है आपको, कई बार न्यूज़ में तो ये रहा है बहुत, सलमा डैम। हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन, अब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन, जिनेवा, मॉस्को, या लंदन। तो यह जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। नेक्स्ट आता है द थी स्टेट यूटी ऑफ इंडिया, सूरजाकुंड इंटरनेशनल, ये तो बेकार हो गया, करंट का सवाल है, ये भी बजट का सवाल करंट का है। रिसेंटली विच स्टेट अप्रूव्ड, ये भी करंट का है। विच हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप हैज़ बीन डिकमीशन आफ्टर 40 ईयर ऑफ सर्विस, ये भी करंट अफेयर्स का सवाल है दोस्तों। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2021, काम खत्म हो गया है, प्रेजेंट का देखो, तो प्रेजेंट टाइम 2024 है, इसकी थीम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार, आवर लैंड आवर फ्यूचर, ठीक है, आवर लैंड आवर फ्यूचर, ये इस बार की थीम है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की। और ये हम लोग मनाते कब है? 5 जून को, ठीक है, आवर लैंड आवर फ्यूचर, ठीक है। Which state government has decided to set up a Vedic education and संस्कार बोर्ड to promote संस्कृत लैंग्वेज, ठीक है। कौन, किसने सेटअप करा है? हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, या राजस्थान। किस राज्य सरकार के द्वारा संस्कृत भाषा में वैदिक शिक्षा एवं संस्कार को प्रोत्साहन हेतु बोर्ड का निर्माण किया है? तो ये राजस्थान ने करा है दोस्तों, ठीक है। करंट अफेयर्स का सवाल था ये उस टाइम, तो पूछा गया था ये भी। विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज्ड, ये भी बेकार हो गया, करंट का सवाल। विच इंडियन अमेरिकन अपॉइंटेड सीनियर, ये भी हटाओ, साइड हो गया, ये करंट का है। तो करंट के सवाल देख लो, ठीक ठाक लेवल के आ जाते हैं। नीति आयोग ने कौन सा मिशन लॉन्च करा था न्यूट्रिशन के नाम पे? नीति आयोग हैज़ लॉन्च अ नेशनल डिजिटल, ये भी करंट का है, ये हटाओ इसको। विच इंडियन ऑरिजिन ऑथर पोइट हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस
ये भी दोस्तों हटाओ इसको, करंट का सवाल है। द मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ लॉन्च सेल प्रोग्राम। तो ये सब अब करंट के सवाल आने लगे। तो अब ये करंट के सवाल हैं, तो ये सब डिस्कशन करंट का बनता नहीं है, क्योंकि करंट का तो करंट में ही देखेंगे। हाँ, ये जीएस का सवाल है। महाकुंभ मेला इज जनरली ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर, 10 ईयर, 12th ईयर, 14 या 16। तो हर 12 साल में लगता है कुंभ दोस्तों, ठीक है। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा वॉज हेल्ड इन। संपूर्ण भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ या गोरखपुर? तो ये लखनऊ में हुई थी दोस्तों 1936 में, ठीक है, लखनऊ में। वेयर इज चकेरी एयरपोर्ट लोकेटेड? वाराणसी, कानपुर, आगरा या लखनऊ? तो ये कानपुर में चकेरी एयरपोर्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द ताजमहल वॉज इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड साइट? काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है ये। 1988, 85, 83 या 80? तो 1983 में दोस्तों ताजमहल को यूनेस्को में जगह मिली थी, ठीक है। नेक्स्ट, सीर गोवर्धनपुर इन उत्तर प्रदेश इज द बर्थ प्लेस ऑफ विच भक्ति सेंट? उत्तर प्रदेश में सीर गोवर्धनपुर किस भक्ति संत का जन्म स्थान है? रविदास, कबीर, दादू या रामानंद? तो ये दोस्तों संत गुरु रविदास का, ठीक है, संत गुरु रविदास का है। उत्तर प्रदेश डॉक्टर अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट? कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज या आगरा? तो ये है दोस्तों लखनऊ में, ठीक है। फ्रेट विलेज विल फंक्शन एज? वहन शुल्क गांव किस रूप में क्रियान्वित रहेगा? संरचनात्मक स्थान, सुरक्षित क्षेत्र, माल जहाज केंद्र या हवाई पट्टी? तो नाम से पता चला दोस्तों फ्रेट विलेज ये कार्गो हब के रूप में रहेगा। वहन शुल्क गांव है, प्रमोट मतलब ट्रांसपोर्ट शिफ्ट करेगा कार्गो को, ट्रैफिक जहाँ ज़्यादा होगा रोड से रेल की तरफ, ठीक है, उसको कार्गो हब बोला जाएगा। इन उत्तर प्रदेश वेयर इज़ द ओनली न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड? नरौरा, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, सोनभद्र या झांसी? तो कहाँ पे भैया? आणविक शक्ति संयंत्र केंद्र, तो ये नरौरा बुलंदशहर में एकमात्र। इन उत्तर प्रदेश ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी भैया? हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सोनभद्र या चंबल? तो चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सबसे ओल्डेस्ट है, ठीक है। स्टेट विद द शॉर्टेस्ट बॉर्डर विद उत्तर प्रदेश? कौन सा राज्य सबसे छोटा बॉर्डर बनाता है उत्तर प्रदेश से? एमपी, हिमाचल, झारखंड या छत्तीसगढ़? तो सबसे छोटा बॉर्डर बनाता है कौन? हिमाचल प्रदेश। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विच ईयर वॉज भारतेंदु नाट्य अकेडमी स्टैब्लिश? भारतेंदु नाट्य अकेडमी की स्थापना कब हुई? 1926, 1962, 1963 या 1975? तो इसकी स्थापना हुई 1975 में, 1975। नेक्स्ट इज द डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट लिटरेसी परसेंटेज इन उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लिटरेसी कहाँ पे है, मतलब साक्षरता कहाँ पे है? औरैया, प्रयागराज, कानपुर या वाराणसी? तो दोस्तों देखिए कानपुर आ जाएगा इसमें। और अगर ओवरऑल पूछता अगर गौतम बुद्ध नगर नंबर ऑप्शन में होता तो नंबर 1 पे गौतम बुद्ध नगर आता है, फिर कानपुर आता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ खोला गया है? वाराणसी, बंथर, आगरा या औरैया? तो ये है दोस्तों बंथर, उन्नाव में, ठीक है।